नमस्कार। आइए इस नए विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव सुनने में भले ही अभी दूर लगे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा रण है। आज हम इसे नेताओं के बड़े बड़े बयानों या राजनीतिक पार्टियों के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम पूरी तरह से एक आम स्थानीय वोटर की नज़र से इस राजनीतिक माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जब एक आम नागरिक वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में क्या कश्मकश चल रही होती है। चलिए उसी सफर को समझते हैं। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को डिकोड करने के लिए हमने इस विश्लेषण को 4 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, वोट देने का अधिकार। दूसरा, बंगाली पहचान की लड़ाई। तीसरा, कल्याणकारी वादों का गणित। और चौथा, राज्य में उभरती हुई एक नई द्विध्रुवीय राजनीति। तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं। वोट देने का अधिकार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की ये पूरी प्रक्रिया। देखिए, कोई भी वोटर ये तय करे कि उसे बटन किसे दबाना है, उससे पहले ही उसके सामने एक बहुत बुनियादी और सच कहूं तो डरावना सवाल खड़ा है। सवाल ये कि क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा भी या नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी शंका नहीं है, बल्कि चुनाव के दिन से पहले ही राज्य भर में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक हकीकत बन चुकी है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 90 लाख, जी हां, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। मतलब राज्य के कुल वोटर्स का करीब 12% हिस्सा। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि ये समस्या कितने बड़े स्तर की है। और इस कागजी कार्रवाई की एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इस स्थानीय नागरिक के बयान को ही ले लीजिए। उनका डर एकदम साफ है। उनके लिए लिस्ट से नाम कटने का मतलब सिर्फ वोट देने का हक छिन जाना नहीं है। उन्हें खौफ है कि अगर वो वोटर नहीं रहे तो उन्हें मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन जैसी जरूरी सरकारी मदद भी बंद हो जाएगी। ये उनके वजूद और आजीविका दोनों पर सीधा हमला है। अब जाहिर है इस मुद्दे पर सियासत तो होनी ही थी। दोनों ही प्रमुख पार्टियां इसे अपने अपने नजरिए से पेश कर रही हैं। TMC का सीधा सा आरोप है कि इस पूरी कवायद से असली वोटरों और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के मताधिकार छिनने का खतरा है। वहीं बीजेपी इसके एकदम उलट इसका बचाव करते हुए कहती है कि फर्जी नामों और अवैध प्रवासियों को लिस्ट से बाहर करने के लिए ये छंटनी बहुत जरूरी है। हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बस ये दिखाना है कि कैसे एक रूटीन सा वोटर लिस्ट अपडेट इस चुनाव का सबसे बड़ा विवाद बन बैठा। चलिए अब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। बंगाली पहचान की लड़ाई। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की सांस्कृतिक पहचान को एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। आपने ये पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी, माछ भाते बंगाली। सीधे शब्दों में कहें तो एक बंगाली की असली पहचान मछली और चावल से होती है। लेकिन राजनीति में यह सिर्फ खाने की बात नहीं रह जाती, ये एक क्षेत्रीय पहचान का एक बेहद ताकतवर प्रतीक बन जाता है। इस चुनाव में तो ये मछली खाने की थाली से निकलकर सीधा चुनाव का सबसे बड़ा अनौपचारिक नारा बन गई है। अब देखिए कि कैसे दोनों पार्टियां इसका राजनीतिकरण कर रही हैं। TMC खुद को असली बंगाली पहचान के रक्षक के तौर पर पेश कर रही है। उनका तर्क है कि उनके विरोधी बाहर से आकर उत्तर भारतीय शाकाहारी संस्कृति थोपना चाहते हैं। लेकिन जवाब में बीजेपी की रणनीति देखिए। इस पूरे नैरेटिव को काटने के लिए बीजेपी के नेता बाकायदा 5 किलो की कतला मछली हाथों में लेकर प्रचार कर रहे हैं। मछली जुलूस निकाले जा रहे हैं ताकि यह साबित हो सके कि वे बंगाली संस्कृति को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। पहचान की राजनीति का यह नजारा वाकई हैरान करने वाला है। कुल मिलाकर ये सब एक आम वोटर के सामने एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक विकल्प लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ बंगाली क्षेत्रीय अस्मिता और स्वायत्ता की मजबूत भावनात्मक अपील है, तो दूसरी तरफ एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है जिसका पूरा फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व पर है। वोटर को इन्हीं 2 एकदम अलग विचारधाराओं में से किसी एक को चुनना है। अब आते हैं भाग 3 पर, कल्याणकारी वादों का गणित। भावनाओं और संस्कृति को थोड़ा किनारे रख दें तो दिन के अंत में वोटर को अपनी जेब और रोजी रोटी के बारे में ठोस फैसले लेने ही होते हैं। राजनीतिक दल अब सीधे आर्थिक फायदों से वोटर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक तरफ TMC की लक्ष्मी भंडार जैसी पहले से चली आ रही नकद हस्तांतरण या कैश ट्रांसफर योजनाएं हैं जो महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित हैं। इसके बिल्कुल आमने सामने है बीजेपी का संकल्प पत्र, जहां उन्होंने TMC की योजनाओं की न सिर्फ आक्रामक रूप से नकल की है बल्कि उन्हें दुगना भी कर दिया है। महिलाओं और युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए, किसानों को धान का ज्यादा दाम, ये पूरी तरह से एक लेन देन वाला वोट बन चुका है।
अकादमिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है कि नागरिकों के हाथों में सीधे नकद पैसा देना ऐतिहासिक रूप से एक बहुत मजबूत वफादारी या कहें पेट्रोनेज वाला रिश्ता बनाता है। टीएमसी की इसी डिलीवरी बेस्ड पॉलिटिक्स ने अतीत में बड़े बड़े वैचारिक मुद्दों को सफलतापूर्वक मात दी है। अब विपक्ष की रणनीति साफ है, वो अपनी खुद की नई और बड़ी कल्याणकारी प्रतिज्ञाओं के जरिए इसी पुरानी वफादारी को जीतना चाहते हैं। और अंत में भाग 4, एक नई द्विध्रुवीय वास्तविकता या 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। जब हमारा वो आम वोटर फाइनली ईवीएम मशीन के सामने खड़ा होता है तो उसे राज्य के एक पूरी तरह से बदले हुए राजनीतिक ढांचे का सामना करना पड़ता है। रिसर्च बताती है कि वो राज्य जहां दशकों तक बहुदलीय व्यवस्था या वामपंथ का दबदबा था, वो अब स्पष्ट रूप से सिर्फ 2 पार्टियों की सीधी टक्कर वाले अखाड़े में बदल चुका है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2011 में टीएमसी ने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका और 2016 तक पूरे राज्य में अपनी सत्ता एकदम मजबूत कर ली। असली मोड़ 2019 में आया जब बीजेपी ने अचानक 18 लोकसभा सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ बनाई और फिर 2021 के चुनावों में वामपंथियों का लगभग सफाया ही हो गया, जिसने टीएमसी बनाम बीजेपी के इस आमने सामने वाले ढांचे पर पक्की मुहर लगा दी। तो बात को समेटते हुए जरा सोचिए कि 2026 के उस एक स्थानीय वोटर के कंधों पर इस वक्त कितना भारी दबाव है। उसे 15 साल की सत्ता विरोधी लहर और युवाओं के रोजगार की कुंठाओं को तौलना है। उसे एसआईआर प्रक्रिया के कारण अपना वोट छिन जाने के डर का सामना करना है। उसे मौजूदा नकद योजनाओं और विपक्ष के नए आक्रामक वादों के बीच चुनाव करना है। और सबसे ऊपर उसे बंगाली अस्मिता के भावनात्मक खिंचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की अपीलों के बीच संतुलन बनाना है। ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। कल्याणकारी योजनाओं, अपनी सांस्कृतिक पहचान और वोट देने के बुनियादी अधिकारों के बीच चल रही ये स्थानीय जंग, क्या ये भारतीय लोकतंत्र के ताने बाने में किसी स्थायी बदलाव का संकेत दे रही हैं? क्षेत्रीय राजनीति के भविष्य को लेकर ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक गूंजता रहेगा। इस ज्ञानवर्धक